गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज का हमारा टॉपिक है आज ट्रेड के लिए सेफ्टी। आप किसी भी वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, सबसे पहले होता है हमको किसी भी वर्कशॉप के अंदर जाओ या किसी इंडस्ट्री के अंदर जाओ, वहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है सेफ्टी। अब देखो सेफ्टी होता है, एक होता है प्रिकॉशन। आपने देखा भी होगा कैसे लिखा होता है सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी का मतलब होता है हम सबसे पहले क्या करें, अपनी बॉडी सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी रखनी चाहिए। उसके बाद प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब होता है कि किसके ऊपर हम किसके ऊपर रख रहे हैं उसको भी। बहुत देखो इसमें लिखने वाली ज़्यादा बात नहीं है, समझने वाली बात है बस इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी की जो पोर्टल पे हमारे क्वेश्चन आते हैं उस पर केवल आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपका सभी को पता है, उसमें केवल आपको समझ के उसका आंसर देना होगा। वही चीज़ यहाँ पे हम आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। आपने समझना है उस चीज़ को। प्रिकॉशन का मतलब होता है किसके ऊपर कर रहे हैं, सेफ्टी मतलब पर्सनल। अब कोई पूछे आपको सेफ्टी है क्या, सुरक्षा क्या है भाई? सुरक्षा एक ऐसी क्या है, व्यवस्था है जिसके द्वारा हम खुद बॉडी सेफ्टी कर सकते हैं या फिर अपने आसपास की वस्तुओं की सेफ्टी कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं। समझ आ गया? अब देखो मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूँ। किसी भी वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हमको अपनी पर्सनल सेफ्टी रखनी पड़ती है। मशीन सेफ्टी, टूल से सेफ्टी और हम और अदर सेफ्टी को बाद में रख सकते हैं। सबसे पहले आती है बॉडी सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी रखनी होती है। सबसे पहले हम जब वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो वर्कशॉप के अंदर आपको दिख रहा है हेलमेट। किसी एक हमारे पास कारीगर है जो वहाँ पे काम कर रहा है, वो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है वर्कशॉप के अंदर। उसके बाद देख लो आप शूज लगाए हुए हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिशियन का काम करे या कोई लेथ मशीन में काम कर रहा हो या फिर किसी कंप्यूटर शॉप में काम कर रहा हो, वहाँ पे क्या होता है अपनी सेफ्टी सबसे पहले रखनी होती है। कैसे रखेगा, हेलमेट क्यों पहनते हैं हम, किसी भी कंपनी के अंदर कंपनी ने जो हेलमेट बनाया है क्यों बनाया है, वो क्यों दे रहा है आपको। हर एक अपने जो उसके पास ग्राहक होते हैं या उसके पास हर एक आदमी व्यक्ति होता है, उसके पास जो काम कर रहा है वहाँ, उसको हेलमेट दी जाती है, पूरा किट दिया जाता है। आप किसी भी आप यहाँ से ITI करने के बाद जाओगे तो आप जिस कंपनी में भी यहाँ से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन के बाद आपको वहाँ पे कंप्यूटर जो कंपनी होती है वो एक पूरा किट देती है। वो इसलिए देती है क्योंकि किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, किसी की दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना से बचने के लिए हमको क्या दिया जाता है, सेफ्टी किट दी जाती है। अब ये सेफ्टी किट होती तो बहुत सस्ती है, 1000-2000 रुपये की पूरा किट मिल जाएगा, पर वो क्यों दे रहा है, हर व्यक्ति को क्यों देता है इसको, इसलिए देता है क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी सुरक्षा, खुद की सेफ्टी, उसकी कोई दुर्घटना हो गई है, अब कंपनी के अंदर किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उसमें क्या होती है, कंपनी उसको मुआवजा देती है। मुआवजा मतलब पैसा देती है, उनके परिवार वालों को पैसा देती है। अब ऐसा तो है नहीं 2000 रुपये देगी वो, उसको क्या देना पड़ता है पूरा, मतलब कि जितना मतलब 5 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे वो मुआवजा देती है उसको, उसके परिवार वालों को। क्यों देती है, क्योंकि उसकी दुर्घटना हो चुकी है उन कंपनी के अंदर। क्यों हुई है, किसके कारण हुई है, वो आपको पता है, क्योंकि उन्हें सेफ्टी नहीं रखी होगी, इस कारण उसकी क्या हो गई है, दुर्घटना होगी। अब देखो हम बोलते हैं, अब एक किताबी लैंग्वेज में हम बोले तो लिखा गया है सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारे सभी कार्यों को ऐसे नियंत्रित और व्यवस्थित करता है जिससे स्वयं दुर्घटना से बचा जाते हैं और अन्य को भी इस संकट से सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले अपनी खुद पर्सनल रखनी है, उसके बाद हमने दूसरे की सेफ्टी करनी होती है। सबसे पहले हमको खुद सेफ्टी करना होता है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन में कोई कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति झुलस गया है, मतलब तार में लटक गया है, तो उस समय क्या होता है, हम खुद सेफ नहीं है तो हम उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हम भी क्या हो जाएंगे, उसके संपर्क में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। क्योंकि विद्युत क्या है, एक दिखती नहीं है हमको, केवल महसूस होता है किसी के थ्रू। जैसे मोटर चल रही है, पंखा घूम रहा है, हमको दिखती थोड़ी है, केवल उसका महसूस किया जाता है, एहसास किया जाता है कि हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आता है देखो किसी भी वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो वर्कशॉप के अंदर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले लिखा गया है केवल उसी साथ समाज के साथ कार्य करें जिसके लिए आप अधिकृत हैं। इसका मतलब समझ आया, नहीं आया होगा। इसका मतलब है किसी वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, सपोज करो आपके फीचर वाले कोई आपके वहाँ पे सर आए हैं, उन्होंने आपको एक ड्रिल मशीन के ऊपर आपको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है, वहाँ पे सर नहीं है तो आप ऐसा नहीं कि आप लेथ मशीन में जाकर के वर्क करें। अधिकृत मतलब जिसके लिए आपको बनाया गया है, जिसके लिए अभी आपको कार्य दिया गया है, वही आपको वो कार्य करना है। जैसे
देखो ये एक हमारे पास क्या है, फीडर ड्रिल मशीन है, आपको दिख रहा है, ये आपके फीडर के अंदर जाओगे, इलेक्ट्रिशियन के अंदर जाओगे, ये फीडर ड्रिल मशीन है। किसी व्यक्ति को इस पे कार्य करने के लिए सर ने बोला है, तो आपको इस पे कार्य कर रहा है, तो उसने कुछ सोचा कि उसको लग रहा है कि लेथ मशीन में कोई प्रॉब्लम है या कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, उसको उसका नॉलेज नहीं है, तो उसको दूसरी वस्तु को छूने के लिए अधिकृत नहीं करना चाहिए, उसको नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि कंपनी के उस वर्कशॉप के अंदर दुर्घटना के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि हमको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, तो उस चीज़ को हम पकड़ेंगे या फिर उस चीज़ को छूएंगे तो हमको क्या लगेगा, शॉक लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। उससे बचने के लिए हमने ये जिस काम के लिए आपको बोला गया है, आपने कंपनी के अंदर हो या फिर, क्योंकि ये नियम यहीं से सिखाए जाएंगे आपको, कंपनी के अंदर तो आपको एक चांस दिया जाएगा, उसके बाद बोलेंगे बेटा अपना झोला पकड़ो निकल जाओ यहाँ से, होते हैं कि नहीं। और पैसा भी उस समय आपको नहीं मिलेगा, पैसा कब मिलेगा आपको, बोलेंगे 7 तारीख को आना, 10 तारीख को आना, आज आपको हटा दिया है, उसके बाद बोलेंगे 10 तारीख को आना, आपको पेमेंट भी नहीं दे रही है। और यहाँ पे किसी कोई टीचर आपको बोलता है, आपको कोई टीचर बोलता है, तो उसमें आपने नियमों को अभी से बिल्कुल, आप देखते हो कभी मैं हेलमेट पहनने के लिए बोलता हूँ ऊपर वर्कशॉप के अंदर, बच्चा कोई पहनता नहीं, बोलता है एलर्जी हो रही है, अरे भाई वो एलर्जी नहीं है, वो आपकी एक सेफ्टी डिवाइस है, वो आप जब अभी यहाँ से करोगे ना, तब जाके आप आगे कंपनी में उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 में लिखा गया है सुरक्षित कार्य के लिए समय पर टूल की चेकअप और इंस्पेक्शन करनी चाहिए। मतलब क्यों करनी चाहिए भाई, क्योंकि कोई भी टूल है हमारे पास, कोई टूल है, सबसे पहले इस टूल को, ये तो देखा है सभी ने, मल्टीमीटर कंप्यूटर में भी होता है, किसी चीज को चेक करना है, डायोड चेक करने हैं, ट्रांजिस्टर चेक करने हैं, आईसी चिप चेक करनी होती है, रैम चेक करनी होती है कि नहीं होती है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर है। कौन सा मल्टीमीटर है? डिजिटल। क्योंकि डिजिटल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें डिजिटल होते हैं। जैसे हमारे पास हाथ में क्या है, वॉच लगा रखी है, घड़ी है, ये एनालॉग है, एनालॉग मतलब सुई घूम रही है, इसको बोलते हैं हम डिजिटल। ये क्या काम कर रहा है, इसमें लिखा गया है चेकअप करना चाहिए पहले उसको। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमको ये पता करना चाहिए कि इसको जब हम ऑन करें, क्योंकि इसमें रोटरी स्विच होता है, ये स्विच क्या करेगा, जब इसको हम ऑन करेंगे तो इसको हमने इसकी वाइब्रेशन चेक करनी होती है कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ये वर्क करेगा तो आपको कंडीशन क्या है, जैसे हमारे पास घर में एमसीबी लगी होती है, एमसीबी को क्या कर रहा है, फिर वो इन प्रो के थ्रू चेक कर रहा है कितनी सप्लाई आ रही है, 230 लगभग हमारी सप्लाई आ रही है। सबसे पहले आपको, अब ऐसा नहीं कि आपने आज कार्य कर लिया है, कल सोचोगे कि वही टूल से तो है मैं काम करता हूँ, सबसे पहले उसको चेकअप करना चाहिए। क्या पता आप जब अभी यहाँ कंपनी के अंदर से चले गए हो, उस टूल को किसी दूसरे बंदे ने निकाला, किसी दूसरे सेट पे सेट कर दिया है, आप तो सोचोगे कि मैं कल रख के गया हूँ उसको, तो आज मैं उस कार्य को पूरा कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले उसको जीरो कंडीशन पे किया जाता है। कोई भी आप इक्विपमेंट को चेक कर रहे हो, मेजरिंग इक्विपमेंट को जो मेजर करता है, तो सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है कि उसको जीरो कंडीशन में है कि नहीं है। जीरो कंडीशन का मतलब ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आप ऑफ करके आज रख के गए हो तो कल भी तो ऑफ मिलेगा आपको, नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले उसको ऑफ कंडीशन में करना होता है। उसके बाद हमको क्या चेक करना है, हम करंट चेक कर रहे हैं तो करंट बताएगा, हमको वोल्टेज चेक करनी है तो वोल्टेज बताएगा, किसी सर्किट की रेजिस्टेंस चेक करनी है तो रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है कि नहीं है। कोई डायोड को चेक कर रहे हैं तो डायोड बताएगा कि ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, ठीक है कि नहीं है। नंबर 2, वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, ये हमारे पास सेफ्टी ये रखनी है हमें। नंबर 3 में बोला गया है अपने हाथों या बॉडी से मशीन को रोकने की कोशिश ना करें। ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती है, ये होती है भाई लेथ मशीन। आपने लेथ मशीन देखते हो, कभी कभी लेथ मशीन क्या होती है, इसके अंदर जब हम इस लेथ मशीन को घुमाने की कोशिश करते हैं, इस पे आपने देखा होगा लेथ मशीन कभी मोटर जो होती है रनिंग कंडीशन बहुत कम करती है, मतलब आवाज करती है और प्रॉपर तरीके से घूमती नहीं है। तो लड़के क्या करते हैं पता है, वो करते हैं कि इस मशीन को रोकने की कोशिश करते हैं, चलती मशीन को। तो वो कंडीशन आपने वर्कशॉप के अंदर नहीं करनी चाहिए, खासकर लेथ मशीन वाले, हीटर वाले। हीटर और डीजल मैकेनिक में क्या होता है, लेथ मशीन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है, अब देखो चल रही है मशीन, उसको ना तो इतने हाथ में दस्ताने पहन रखे हैं, ग्लव्स हैं, और उस मशीन को रोकने की कोशिश कर रहा है सपोज को, तो ऐसी कंडीशन हमको उस वर्कशॉप के अंदर नहीं करनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है यदि कोई मशीन चल रही है तो उसमें तेल ना डालें। तेल मतलब उसको हम रिपेयर नहीं करनी है उस समय, किस समय, रनिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में, और उसको रिपेयर नहीं करना चाहिए। एडजस्टमेंट मतलब उसको रिपेयर भी नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ये हमारे पास मोटर है, कोई आदमी इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन में हमारे पास सिंगल फेज की मोटर है, इसमें क्या लगा है, कंडेंसर लगा हुआ है। अब वो देख रहा है मोटर घूम रही है, सपोज करो ये मोटर जब घूम रही है तो वो कंडेंसर की रिपेयरिंग करना चाह रहा है, मतलब कि
मोटर धीरे घूम रही है तो उसकी रिपेयरिंग करना चाह रहा है, मतलब उसको चेंज करना चाह रहा है, ऐसी कंडीशन नहीं करनी चाहिए आप। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, विद्युत सप्लाई है, इलेक्ट्रिक का आपको शॉक लग सकता है, क्योंकि फेज मीटर इसके ऊपर है, उसी पे वो उंगली लगा के टच कर रहा है और यहाँ पे सप्लाई मोटर ऑन है। ऐसी कंडीशन में आपने मोटर को हमेशा सप्लाई को ऑफ करके कार्य करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे लिखा है किसी जॉब को वास्तविक रूप से आरंभ करने से पहले उसे करने से सही तरीका मालूम पता होना चाहिए। मतलब कि आपको कोई भी, आप जैसे आपने कोई कॉम्बिनेशन प्लेयर सभी के पास होता है, आपने सभी ने देखा भी होगा, कॉम्बिनेशन प्लेयर को यूज करते समय हमको क्या करना चाहिए, बोलता है उसको वास्तविक उसका ज्ञान होना चाहिए। अब हमको चलाना कैसे है, जैसे आपने लेथ मशीन है, लेथ मशीन को चलाते कैसे हैं, उसको ऑन कैसे करते हैं और उस पर चूड़ियाँ कैसे करते हैं, डाई कैसे बनाते हैं, सब होता है कि नहीं होता है उसमें, उस चीज के बारे में बोला गया है। पहले उसका, जैसे देखो लेथ मशीन है हमारे पास, इस लेथ मशीन का सही तरीका आपको जब मालूम है तभी आपको लेथ मशीन चलानी है। ऐसा नहीं कि लेथ मशीन ही चलानी है, आपका जो इक्विपमेंट, क्योंकि सेफ्टी है, जिस वर्क जो फील्ड में काम करेगा उसको उस फील्ड का नॉलेज होगा। जब नॉलेज नहीं होगा तो वो बीच में क्या करेगा, उस चीज को नहीं चलाएगा वो, क्योंकि चलाएगा तो क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है उसकी, ठीक है। इसलिए आगे बात करते हैं। आगे लिखा है किसी भी उपकरण में विद्युत सप्लाई, देखो भाई आप इलेक्ट्रिक शॉक, आपकी सप्लाई तो घरों में सबकी होती है, तो लिखा गया है सप्लाई देने से पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से ठीक है और सप्लाई देने योग्य है। ये आपने चेक कर लेना है, तथा वह पूर्ण रूप से अर्थ होना चाहिए। भाई लिखा गया है ये पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। कैसे भाई, ये देखो एक डायग्राम के थ्रू समझो। ये एक हमारे पास क्या है, सॉकेट है, जो हम जिस पे हम चार्ज करते हैं अपना मोबाइल करते हैं, उसको सॉकेट बोलते हैं। वो 3 पिन भी हो सकता है, 5 पिन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लगे हैं, ये 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे जो बनाया गया है ये भी 5 पिन सॉकेट ही है। मतलब काम तो इसके 3 ही करते हैं। एक होता है इसका जो मोटा वाला पिन होता है, कौन सा होता है, अर्थ का होता है, एक होता है फेज, दूसरा होता है न्यूट्रल, यही चीज तो होता है। तो बोला गया है सप्लाई देने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पूर्ण सप्लाई हमारे पास सुनिश्चित है कि नहीं है। जब सप्लाई आपके पास लग रहा है कि सप्लाई आई हुई है, तो आपको हर एक बोर्ड को क्या देना चाहिए, अर्थ करना चाहिए। भाई अर्थिंग क्यों करते हैं, पता है ना क्यों करते हैं अर्थिंग? अर्थिंग क्यों करते हैं? शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक का जो विद्युत का शॉक होता है वो आपको ना लगे। कैसे नहीं लगेगा फिर? इसमें ऐसी क्या कंडीशन होती है, इसमें होती है जो अर्थ का पॉइंट होता है हमेशा इसको बड़ा रखा जाता है कि ये अर्थ का पॉइंट आपने देखते हैं जमीन में गड्ढा खोद के अर्थिंग बनाते हैं। जब आपने घर बनाया होगा अपना या फिर बिजली की फिटिंग की होगी, वहां से जो आपका इलेक्ट्रिकल वहां पे आता है, इलेक्ट्रिकल जो काम करने के लिए, वो क्या करता है, बोलता है कि अर्थिंग घर में है कि नहीं है। आप सपोज करो आप एक एसी लगा रहे हो, एसी में लिखा होता है 5 ईयर वारंटी है, इसमें लिखा होता है, किसी में लिखा होगा 3 ईयर वारंटी है, मतलब 3 साल की उसकी वारंटी है। वो 3 साल आप उसको, आपके घर में अर्थिंग नहीं है, आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो आपके घर में एसी लगाने वाला नहीं लगा के जाएगा। क्यों नहीं लगा के जाएगा? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो 50 आपका देखा 45,000 की 40,000 की एसी आती है कि नहीं आती है, तो उसको वो बिना अर्थ के आपको जोड़ के जाएगा तो कल के दिन कोई फॉल्ट आएगा, क्योंकि अर्थिंग तो की नहीं रखी है, कभी उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है तो शॉर्ट सर्किट होने के थ्रू हमारा एसी जो होगा खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है। जब आप अर्थिंग करोगे तो अर्थिंग से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जब कभी शॉर्ट सर्किट होता है या लीकेज करंट होता है, वो लीकेज करंट क्या होता है, अर्थ में समावित हो जाता है। इसलिए हमें विद्युत का शॉक नहीं लगेगा, जो उसको ऑन कर रहा होगा उसको शॉक नहीं लगेगा। नंबर 2, उसमें जो शॉर्ट सर्किट होगा, उसमें जो लीकेज करंट होगा वो इसमें चले जाएगा, अर्थ में चले जाएगा, अर्थिंग में चले जाएगा, इसलिए हमको शॉक नहीं लगता है। एक आप सिंपल भाषा में समझो, इलेक्ट्रिक आयरन तो सभी के पास होता है, ब्रश। कभी देखा आपने जब आप गीले होते हैं तो आपको झटका जैसा महसूस होता है, उसका होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि एक आप विद्युत के संपर्क में आए हो, आपका शरीर क्या है, बॉडी क्या है, वो गीला है, पानी है आपके शरीर में, तो उस समय क्या होता है, जब आप ब्रश करते हो, ब्रश करने समय आपके घर में अर्थिंग नहीं होगी, अर्थिंग नहीं होगी तो आपको इलेक्ट्रिक का शॉक जैसा महसूस होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग होती, जो आपकी बॉडी का लीकेज करंट है वो किस में समावित हो जाता है, अर्थ में समावित हो जाता है। इसलिए हमको अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। कोई भी पॉइंट है, हम डीसी मोटर की बात करें, डीसी जनरेटर की बात करें, उस पर डबल अर्थिंग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि 3 फेज की सप्लाई होती है, हाई वोल्टेज की हम सप्लाई रखते हैं कि रखते हैं। तो जब हम 200 440 वोल्ट की उसमें सप्लाई देते हैं तो
कभी एक अर्थिंग खराब हो जाती है तो दूसरी अर्थिंग प्रॉपर तरीके से काम करती रहे, इसलिए डबल अर्थिंग की जाती है मोटर जनरेटर में। आपने घर में ट्रांसफार्मर देखे होते हैं ना, आप रास्ते में जाते हो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर के बीच में जो पोल होता है, पोल में देखोगे ऐसी एक लोहे की जीआई वायर बोलते हैं, वो जमीन में गई होती है, वो कभी देखा आपने? वो क्यों गया है, क्यों गई होती है? अर्थिंग के लिए गई है। कभी ट्रांसफार्मर में बारिश पड़ जाती है, बारिश के टाइम में कोई बंदा वहां से जा रहा है या कोई गाय भैंस जा रही है तो उसको भी विद्युत का शॉक लग सकता है, क्योंकि वो जमीन में खड़ा है, जो व्यक्ति जा रहा है वो जमीन में खड़ा है, तो उसमें क्या होता है, लीकेज करंट होता है। बारिश के समय में क्या होती है, नमी हो जाती है, जमीन में जब नमी हो जाती है तो नमी होने के कारण क्या होता है, विद्युत का शॉक, वो विद्युत जो होती है वो जो व्यक्ति चल रहा है उसको महसूस कराता है कि हाँ यहाँ पे विद्युत का शॉक लग रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है यहाँ पे। तो इसलिए वो अर्थ किया जाता है, जब उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर या कोई वायर के अंदर पानी पड़ता है तो पानी पड़ने पर क्या होता है, वो जो अर्थ लीकेज करंट होता है वो कहाँ चले जाता है, उस वायर के थ्रू कहाँ चले जाता है, जमीन में चले जाता है, इसलिए विद्युत का शॉक नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए आपके जितने भी पॉइंट हैं वो क्या होने चाहिए, अर्थ होने चाहिए। उसके बाद लिखा है भाई टाइप ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं टाइप, कितने टाइप की हमारे पास सेफ्टी होती है। नंबर एक बात करते हैं हम पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी का मतलब बॉडी सेफ्टी। सबसे पहले हम जब वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो हमें क्या रखनी होती है, पर्सनल सेफ्टी रखनी होती है, बॉडी सेफ्टी। नंबर दो बात करते हैं, नंबर दो है मशीन सेफ्टी। सबसे पहले कौन सी है, बॉडी सेफ्टी मतलब पर्सनल सेफ्टी, नंबर दो में है मशीन सेफ्टी, नंबर तीन में है हमारे पास वर्कशॉप सेफ्टी। अब ये तीनों सेफ्टी को समझेंगे, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी। अब देखा आपने एक चीज और देखा, इसमें गौर किया, कभी किसी ने पूछा कि हमने सेफ्टी पढ़ा, सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी को क्यों रखा, मशीन सेफ्टी को क्यों रखा है आगे, या वर्कशॉप सेफ्टी को पहले क्यों रखा है? शाबाश, कुछ समझ में तो आ रहा है ना। इमेज देख के आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि ये क्यों रखा गया, क्योंकि पढ़ाने वाला तो यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा, मैंने आपको पहले बता रखा है, उसको रोकने की कोशिश करो। जो यहाँ पे आपको सर पढ़ा रहे हैं ना, उनको रोकने की कोशिश करो, रोकेंगे। अब ऐसे नहीं कि कोई आप टॉपिक का सवाल ही ना पूछो, कोई अलग अदर सवाल पूछो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब घर में पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। हम नीचे बैठे हैं ना, आप यहाँ पे आओगे, हमारे माइंड में 100 सवाल आ जाते हैं, पूछो क्या इसको। ऐसे ही आपके माइंड में जब तक सवाल नहीं आएंगे तब तक आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले देखो, इसमें हम मशीन सेफ्टी को सपोज करो आगे ले लें, मशीन सेफ्टी को आगे ले रहे हैं। कभी आपने देखा मशीन सेफ्टी हमने खुद की सेफ्टी नहीं की, मशीन की सेफ्टी करने लग जाएंगे। मशीन एक के लिए हम खराब हो गई है, हम मशीन को दोबारा रिपेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर जब एक आदमी नहीं रहेगा, एक व्यक्ति ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसको दूसरे में रखा, उसने कोई सेफ्टी रखी, सीधे चले गया मशीन के ऊपर, सेफ्टी करने के लिए चले गया, तो उसकी दुर्घटना हो गई है, उसकी डेथ हो गई है। तो आज तक तो भारत में ऐसा है नहीं कि मरा हुए आदमी को हम जिंदा कर सकते हैं, पर मरी हुई मशीन को हम जिंदा कर सकते हैं। ये मशीन खराब हो जाएगी, इसके अंदर हम वाइंडिंग को निकालेंगे, वाइंडिंग निकाल करके दूसरी वाइंडिंग करेंगे, मोटर हमारी चालू हो जाएगी। पर ऐसा मनुष्य के ऊपर तो नहीं है, एक कलेजा निकाल करके दूसरा डाल देंगे, चेंज हो जाएगा, नया बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसलिए सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी रखी जाती है, बॉडी सेफ्टी। समझ आ गया? अब देखो रखते कैसे हैं, वही टूल होते हैं जो टूल अभी सब कुछ आपको दिखाएगा। लिखा गया है बिना जूता पहनकर वर्कशॉप में प्रवेश ना करें। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ वर्कशॉप के अंदर, खासकर इलेक्ट्रिशियन के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में क्या होता है, विद्युत होती है, सप्लाई होती है, वहाँ पे क्या होता है, वैसे तो किसी को भी आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो या किसी कंपनी के अंदर जाते हो, इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, तो सबसे पहले आपके पास शूज पहन के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सैंडल चप्पल पहन के आप वर्कशॉप के अंदर जाओ। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है, देखो ये आपने वर्कशॉप के अंदर रखनी है, खाली ऐसा नहीं कि कान से सुना दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं करना है आपने। क्या लिखा गया है, अंगूठी घड़ी ना पहने। भाई देखो क्या लिखा गया है, अंगूठी घड़ी ना पहने, क्योंकि यह मशीन में घूमने वाले पार्ट्स पर फंस सकते हैं आपके। क्योंकि हम वॉच पहनते हैं, कभी क्या होता है मशीन चल रही है, मोटर घूम रही है, तो वहाँ पे फंस सकती है। नंबर दो कंडीशन क्या होती है, जो हम कोई भी रिंग पहनते हैं वो रिंग विद्युत की चालक होती है। कभी भी देखना आप, या तो लोहे की बनी होगी, लोहे को पार्ट कहीं पताड़ करके क्या बनाया गया, उसको स्टील बनाया गया होगा, फिर उसको या तो फिर आपको बोलते हैं सिल्वर का बना होगा, क्योंकि सिल्वर में क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, उससे भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हमने हाथ में कड़ा पहन रखा है, इसमें भी विद्युत सप्लाई का खतरा रहता है। तो वर्कशॉप के अंदर जब जाते हैं तो इसको निकाल देना चाहिए, जेब में रख लो आपने, कहीं भी देखते हो आप, इसको निकाल देना चाहिए आपने। आगे बात करते हैं, आगे लिखा है यदि उड़ने वाले पदार्थ हों उनका खतरा हो तो चश्मा पहन लेना चाहिए। आपने देखा किसी वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, धूल उड़ जाती है, पेंटर जैसे कारपेंटर होते हैं, लकड़ी काटते हैं, धूल हो जाती है कंपनी के अंदर, ऐसा तो है नहीं भाई। तो जो काम
काम आप कर रहे हो वही काम सब करेंगे। कंपनी के अंदर हर तरीके का काम होते हैं, एक सुई से संबल कंपनी के अंदर बनते हैं। आपने देखा गाड़ी के हर पार्ट कंपनी के अंदर बनते हैं। अब किसी में क्या होती है, धूल हो जाती है, उस धूल की कंडीशन में आपको आंख में चश्मा पहन लेना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि हमारी आंखें क्या हो जाए, खराब ना हो करके हमको चश्मा पहनना चाहिए कंपनी के अंदर। उसके बाद लिखा है पर्सनल सेफ्टी कैसे रखते हैं भाई। देखो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको समझाया गया वही पर्सनल सेफ्टी। जब वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो हमको हेलमेट पहनना ही चाहिए, हाथ में हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए, रबर सूट के जूते होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास चश्मा होना चाहिए। आप देखो एक होता है हमारे पास बहुत क्लॉथ होता है, जो हम कपड़े होते हैं हमारे पास। इस कपड़े आपने देखा है कभी आप रोडों में पीडब्ल्यूडी वाले काम करते हैं, आपने देखा होगा रोडों में पीडब्ल्यूडी वाले काम करते हैं, उनका या तो ये कलर जो होता है या होता कुछ नहीं है इससे ना तो गर्मी रुकती है ना तो सर्दी रुकती है, कुछ नहीं रुकता है इससे। पर ये एक पर्सनल पहनी जाती है, लगाया जाता है उसको कंपनी के अंदर दिया जाता है। ये चीज क्यों दिया जाता है? क्योंकि इससे एक तो जो कारीगर और जो मशीन को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसको ये पता होता है कि ये मशीन का ऑपरेटर है या उस फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति है, नंबर एक। नंबर दो क्या होता है, जब आपने देखा होगा क्रेन आती है ना उठाने के लिए, कभी गाड़ी फंस जाती है या गिर जाती है तो उसको उठाने के लिए क्रेन आती है ना, उस क्रेन में व्यक्ति को, अब क्रेन तो ऐसी है नहीं वो पकड़ के उसको उठा लेगा, उसके ऊपर वहाँ पे एक ऑपरेटर होता है जो उसको, उसके जो लॉक होते हैं लॉकों को फंसाने के लिए। अब क्रेन कितनी दूर होती है, उसका जो आगे वाला पार्ट होता है कितना दूर होता है आपने देखा है। तो उस समय क्या होता है, उस जो चलाने वाला ऑपरेटर व्यक्ति है जो उस गाड़ी को घुमा रहा है, उसको ये पता चल जाता है, दूर से दिख जाता है, या तो ये आपको ग्रीन कलर का मिलेगा या मिलेगा आपको ये रेड कलर का मिलेगा। आपने देखा होगा ना, ये इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो ऑपरेटर है उसको आसानी से वो दिख जाए कि उसने वो जो लॉक है वो पकड़ लिया, अपने हाथ में पकड़ लिया है। अब वो मशीन को स्लो कर देगा, करके देखते हो ना, मशीन को स्लो कर देता है वहाँ पे जब उसके हाथ में आ जाता है। तो इससे वो पहचान सकता है कि जो व्यक्ति है उसने मेरा लॉकर जो है वो पकड़ चुका है आपको। तो उसको फंसाने के लिए तो एक व्यक्ति चाहिए ना वहाँ पे। इसी कंपनी के अंदर भी ऐसे होता है, कंपनी के अंदर फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए हमारे पास मशीनें लगी होती हैं। उस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए, अब यहाँ से हमने मशीन को फॉरवर्ड कर दिया, स्विच दबाते हैं, जैसे दबाते हैं ना, स्विच को ऑन किया तो मोटर ऑन हो जाती है। तो जैसे ही वो स्विच को ऑन करता है तो मशीन की जो हमारे पास क्रेन होती है वो सीधे उस लेवल तक पहुंच जाती है। अब उसको यहाँ से तो दिख नहीं रहा है वो लेवल कहाँ तक पहुंचा है, वो इस व्यक्ति से पहचान लेता है कि हाँ वहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। कोई सिंपल नॉर्मल कलर में चला जाएगा तो उसको दिखेगा नहीं, तो उससे दुर्घटना हो सकती है। उस दुर्घटना से बचने के लिए हमको ये चीज लगाना पड़ता है। ठीक हो गया, पर्सनल सेफ्टी के अंदर ये चीज आपके पास होनी चाहिए हमेशा वर्कशॉप के अंदर। उसके बाद बात करते हैं मशीन सेफ्टी। अब मशीन सेफ्टी में क्या लिखा गया है, यदि बिना गार्ड वाली मशीन खराब में टैनल अनुपयुक्त एडजस्टमेंट इत्यादि कारणों से दुर्घटना हो सकती है। मतलब कि आपने देखा होगा कोई मशीन है हमारे पास, कोई मशीन है, मशीन में आप गार्ड नहीं लगा हुआ है, या उसमें आपने देखा होगा मशीन को जब रखते हैं तो उसको गार्ड स्क्रू नट से बोल्ट से कस देते हैं। इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा तो हमें क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि चल रही है मशीन, उसको हमने सप्लाई दे दी है, तो उस समय हमने उसको चेकअप कर लेना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट में लिखा गया है नकुले एवं तेज धार वाले टूल एवं जॉब को भी दुर्घटना हो सकती है, उससे भी हमारी जॉब दुर्घटना हो सकती है। कैसे? नकुले कोई पदार्थ होते हैं हमारे पास, जैसे स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, नकुला होता है हमारे पास, और क्या होती है, रेती होती है, नकुली होती है, उसके बाद क्या होती है, एक्सा होती है जिससे हम काटते हैं। ये नकुले पदार्थ क्या होते हैं, इसको हम जब वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो इससे भी हमारी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि हमको गैंगवे पे चलना होता है। अभी दिखाएंगे गैंगवे होता क्या है। नकुले पदार्थ भी हमको ऐसी जगह रखनी चाहिए, सुरक्षित स्थान में रखनी चाहिए, ऐसे हमको कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए उनको। अब देखो किसी लिखा है किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त टूल मशीन का प्रयोग करना चाहिए। आप देखो ऐसा क्यों लिखा गया भाई, किसी भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमको उपयुक्त टूल, मतलब हमको जैसे हम कहीं पे हमको हैमर से या फिर कहीं पे स्क्रू को ठोकना होता है, हम स्क्रू को यहाँ पे मैंने बोला स्क्रू से इसको आप निकाल लो या फिर उसको ठोक लो, तो उसके लिए हम हैमर का यूज करना चाहिए, प्रॉपर जो टूल बनाया गया है। नहीं तो उसको हम कोई दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, पत्थर से भी तो मैं एक स्क्रू को ठोक सकता हूँ कि नहीं, उसको जहाँ पे लगाना होता है। उससे क्या होगा, हम नंबर 1 टाइम की सेविंग नहीं कर सकते हैं, नंबर 2 उसमें हम क्या लगाते हैं, एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। जो हम हैमर से एक्यूरेसी लाएंगे वो एक्यूरेसी जो है हम पत्थर से नहीं दे सकते हैं। इसलिए प्रॉपर टूल का यूज करना चाहिए। जैसे हमको एक स्क्रू ठोकना है तो उसके लिए हमको एक बॉल पिन हैमर का यूज करना है, तो बॉल पिन हैमर का यूज करना है, ना कि हम प्लास से उसको ठोक दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, देखो कंपनी ये नहीं देख रही है आपको, जब
परसों वो सब लोग आए थे, वो क्या बता रहे हैं आपको, वो यही चीज को बता रहे थे आपको। उनका बताने का मतलब ये है, आपके पास ये टूल नहीं है, सपोज करो आप, वो बोलता है सर यहाँ पे तो टूल ही नहीं था, मैं करता क्या, मैं ठोकना तो था उसको। अबे आप रुक जाओ, आपका जो ओनर है उससे आप बात करो, या आपका जो हेड है उससे बात करो कि हमारे पास ये टूल आप लाते हो, तब मैं कंपनी के अंदर इस टूल इस मशीन के ऊपर काम करूंगा, वरना मैं काम नहीं करूंगा। क्योंकि आपके पास प्रॉपर टूल ही नहीं है तो आप इलेक्ट्रिशियन का आएंगे, आप फिटर किस चीज के, आपके पास प्रॉपर टूल होने चाहिए। टूल नहीं है तो आप काम को वहीं पे रोक दो, बोलो हमको टूल चाहिए तो दो आप हमें, ठीक है कि नहीं है। जब आपके पास टूल होंगे तभी आपको इलेक्ट्रिशियन कहलाएंगे। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे घर की लाइट फिटिंग करना सब कुछ आता है, मेरे पास टूल एक भी नहीं है, तो मैं घर की वायरिंग कर सकता हूँ, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। नॉलेज होगा, मैं बता सकता हूँ कि इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, पर वहाँ पे तो जुड़ा हुआ चाहिए ना। एक कस्टमर को क्या चाहिए, जुड़ा हुआ चाहिए, घर में पूरी फिटिंग चाहिए। कहीं पे भी आपने 200 रुपये का काम करने के लिए जाते हो ना, तो आदमी पहले 10 बार टोकता है आपको, इसको सीधे लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ, बोलता ही नहीं बोलता है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसको प्रॉपर काम चाहिए आपसे, वो पैसा दे रहा है आपको, कंपनी आपको पैसा दे रही है तो आपसे प्रॉपर काम लेगी वो, इसलिए आपको प्रॉपर काम करना है तो आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, ठीक है। देखो उसके बाद लिखा है आवश्यकता अनुसार मशीन में लुब्रिकेशन समय समय पर चेक करना चाहिए भाई, मतलब करते रहना चाहिए। लुब्रिकेशन का मतलब होता है कोई मशीन के अंदर घूमने वाला पार्ट होता है, आपने देखा है ऊपर मोटर और जनरेटर रखे हैं, उनको कपलिंग करके रख दिया गया है। कपलिंग मतलब हम मोटर को सप्लाई देते हैं, उसके साथ जनरेटर घूमता है, आपने देखा भी होगा। लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि कोई भिड़ा हुआ पार्ट है, घूमने वाला पार्ट है या मूवेबल पार्ट है, उस समय क्या होगा, उसको हमको हर समय चेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जब उसको सप्लाई दे रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कोई इसका स्क्रू ढीला हो गया हो, ढीला होगा तो क्या होगा, वो आवाज करेगा, आपकी दुर्घटना हो सकती है वहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। इसलिए उसका लुब्रिकेशन भी हमको समय पर चेक करना चाहिए। कोई भी हमको मशीन चलानी है, ऐसा नहीं कि हम सोचे कि आज हमने स्क्रू कस दिए हैं, 3 दिन के बाद आए, क्या पता उसका स्क्रू ढीला हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, सबसे पहले मशीन टूल्स को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये देखो ये लुब्रिकेशन चेक कर रहा है, हमारे पास मशीन है, ये मशीन का लुब्रिकेशन मतलब चेक कर रहा है, उसको पता तो है मतलब मशीन पे काम कर रहा है, पर वो उसको चेकअप कर रहा है। चेकअप करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्हें कल काम कर लिया उसके बाद तुरंत तो ऑन कर लेगा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसका लुब्रिकेशन चेक किया जाता है कि ये प्रॉपर तरीके से जो घूमने वाला पार्ट है, कहीं उसके स्क्रू तो ढीले नहीं है, वो चीज़ को यहाँ पे ये चेक करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आते हैं हम वर्कशॉप से, अब चले गए हम वर्कशॉप के अंदर। वर्कशॉप के अंदर गए तो सबसे पहले लिखा है फिसलने वाले फर्श, खराब रोशनदान और अपर्याप्त स्थान पर इत्यादि दुर्घटनाओं के सक्रिय कारण हो सकते हैं। मतलब कि आपने देखा है किसी हम वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, फिसलने वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिकना नहीं होना चाहिए वो। क्यों? क्योंकि हमको एक सामान उठा के, वर्कशॉप में क्या होता है, एक हमको सामान उठा के दूसरी जगह रखना होता है। यहाँ पे तो क्या होता है, आपने जहाँ पे बैठे हो यहाँ से हिलना नहीं होता है, आपको जो भी काम करना है अपने टेबल पे करना है। पर वर्कशॉप के अंदर ऐसा नहीं होता है। वर्कशॉप के अंदर किसी कंपनी के अंदर जाओगे तो आपको इस एक जगह से इस सामान को दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, कुछ ले जाना, कोई छोटा आइटम होगा तो फिसलने वाला होगा, तो वहाँ पे आपकी दुर्घटना हो सकती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 इसमें लिखा है खराब रोशनदान। रोशनदान खराब क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है क्योंकि रोशनदान किससे क्या आती है, प्रकाश आता है, लाइट आती है, तो या तो आपके रोशनदान पूरा बंद है तो आपके पास प्रकाश लाइट होनी चाहिए, उस वर्कशॉप के अंदर फोकस लाइट का होना चाहिए। लाइट नहीं है तो बाहर से उनका रोशनदान जो होते हैं उनसे मतलब जो फोकस सूर्य का किरणें आती हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्कशॉप के अंदर प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, जिससे कि वो कोई भी इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में अपना कार्य सरलतापूर्वक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ज्वलनशील पदार्थों को असुरक्षित स्थान पर रखने से भी दुर्घटना हो सकती है। ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जैसे लिक्विड जो जलते हैं, वो आपने असुरक्षित स्थान पे वर्कशॉप के अंदर रखे हैं तब भी आपकी दुर्घटना हो सकती है। कहीं पे क्या किया आपने, ऐसे बेकार जगह पे रख दिए हैं जो हमारे पास ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनसे कंपनी के अंदर आग लग सकती है, ठीक है। अब आपको बुझाएंगे कैसे उसके बारे में बताएंगे। पहले आपने उस टूल को कहाँ पे रखना चाहिए, उसकी कहाँ पे जगह है, उस जगह पे प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए। असुरक्षित स्थान पे रखोगे तो निश्चित है दुर्घटना आपकी नहीं होगी, आपके कोई दूसरे भाई की होगी, वो नहीं जरूरी है। तो इसलिए पहले अपनी सेफ्टी रखनी है, उसके बाद जो बगल में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी हमको रखना जरूरी है। उसके बाद क्या है, वर्कशॉप में हमेशा गैंगवे पे, देखो भाई आ गया, ये कंपनी के अंदर होता है, क्या वर्कशॉप के अंदर जाओगे वहां पे भी होता है, उस पर लिखा है वर्कशॉप के
हमेशा गैंगवे पे चलना चाहिए। गैंगवे का मतलब समझ में आ गया, कुछ तो समझ में आया होगा। गैंगवे होता है कंपनी के अंदर जाते हो, येलो पट्टी बनी होती है, येलो पट्टी बनी होती है, उन पट्टी में आपने देखा होगा, उन पट्टी पे ही हमको चलना पड़ता है। क्योंकि क्यों चलाता है, जहाँ पे आपको रेड पट्टी दिखेगी इसका मतलब वहाँ पे कोई खतरे का निशान है, या कोई मोटर रखी होगी या कोई इक्विपमेंट रखा होगा, उस जगह पे आपको नहीं चलना है, उस जगह पे आपको नहीं चलना है। हमको कहाँ पे चलना है, गैंगवे, जहाँ पे गैंगवे बनी होगी उसी गैंगवे पे हमको चलना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो वर्कशॉप में दो मशीनों के बीच समुचित स्थान होना चाहिए भाई। मतलब कि आपने देखा होगा किसी वर्कशॉप के अंदर हम या फिर कोई हम लेथ मशीन ले रहे हैं, लेथ मशीन, दो लेथ मशीन लगाएं तो आपस में उनको मिलाए नहीं, क्योंकि कभी एक लेथ मशीन खराब होती है तो उसको बंदा जो मैकेनिकल आएगा उसको चेंज सही कैसे करेगा, उसको सही करने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए उसको। इसलिए बोला गया है दो मशीनों के बीच में समुचित अंतराल होना चाहिए, मतलब कि गैप होना चाहिए, जिससे कि एक मशीन खराब हो जाए तो उसमें जो मैकेनिकल आया है वो मैकेनिकल प्रॉपर तरीके से उसको काम अपना सरलतापूर्वक कर सके। इसलिए समुचित स्थान होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी कंपनी के अंदर, या आपने देखते हो कहीं पे कंप्यूटर की एक जगह होती है, जाने के लिए जगह नहीं होती है, आप साफ मना कर सकते हैं कि हम इस कंप्यूटर पे वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस कंप्यूटर पे या फिर इस लेथ मशीन पे हम वर्क करेंगे तो हमको आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। उस दुर्घटना से बचने के लिए आप अपने जो आपके हेड हैं उनको सूचित करना चाहिए कि मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। वो बोलेगा क्यों नहीं करोगे, तो आप उनको रीजन बताओगे कि मैं रीजन, ये रीजन है। ठीक है, अब आपको आता है पर आपको रीजन उनको बताना है कि मुझे, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ इसको सही। ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं आगे। वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो वर्कशॉप के अंदर सबसे पहले हमारे पास 4 तरह के सिंबल होते हैं, उनको ध्यान रखना होता है। वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो सिंबलों को बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोविजनल सिंबल, मतलब जिसको बोलते हैं निषेधात्मक, जो कार्य हमको नहीं करना है। जैसे आपको लिखा होता है ना नॉट स्मोकिंग, मतलब वहाँ पे आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, तो वहाँ पे आपको एक चिन्ह बना होता है, वो चिन्ह के बारे में पूछता है ना। किसी भी आप कंपनी के अंदर जाओगे, आपका जो इंटरव्यू होता है ना, वहाँ पे ये नहीं पूछता है कि आपकी रैम कितनी मेमोरी की होती है, 1 GB कितना होता है, ये नहीं पूछता है। वो ये पूछता है सेफ्टी क्या रखी है आपने, आप मुझे बताइए। सिंबल बता देगा, इसमें कोई नाम नहीं लिखा है, इस सिंबल ये क्या दर्शाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है आपको। ये बताना चाह रहा है कि निषेधात्मक, नहीं करना है, ये कार्य नहीं करना है। जहाँ पे आपको रेड का बैकग्राउंड हमको दिख रहा है, जो उसकी बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम पहचान लेते हैं, जिनका चिन्ह बना होता है उससे हम निषेधात्मक चिन्ह को पहचान लेते हैं, प्रोविजनल चिन्ह को पहचान लेते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारे पास दूसरा सिंबल कौन सा होता है, मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य है, वो चीज करना है। अब देखो ये चीज नहीं करना है, हमको मोबाइल नहीं चलाना है वर्कशॉप के अंदर, धूम्रपान नहीं करना है, ठीक है कि नहीं है, ये हमको बता रहा है कि ये कार्य हमको नहीं करना है। अब दूसरा बता रहा है, क्या बताया, मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य है भाई, करना है आपको। वो क्या करना है, इसके अंदर चले जाओ, हमको हेलमेट, हाथ में दस्ताने पहनने हैं, हेलमेट पहनना है, ईयर हमको लगानी है। क्यों लगाते हैं ईयर प्लग लगाते हैं ना कान में, क्यों लगाते हैं कंपनी के अंदर, आवाज नहीं आ रहा, शाबाश। क्यों, दूसरे की साउंड हमको नहीं सुनाई दे। हम किसी वर्क पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमको दूसरे की साउंड, क्योंकि कंपनी के अंदर तो हर कार्य होता है, तो वहाँ पे साउंड आएगी, उस ईयर प्लग लगाएंगे तो हम अपना कार्य सरलतापूर्वक कर सकते हैं और हमारे माइंड में भी ज़्यादा जोर नहीं जाएगा। ये है हमारे पास कौन से चिन्ह, मैंडेटरी, अनिवार्य है, करने हैं आपको। इसके बाद आता है चेतावनी। चेतावनी मतलब वार्निंग दी जा रही है आपको, ये काम करोगे तो ऐसे बन जाओगे, ये काम आपको नहीं करना है, डेंजर, मतलब यहाँ पे रनिंग नहीं करना है। आपने रोड पे दिखा होता है ना, उस पे रनिंग का एक सिंबल बनाते हैं ऐसे, उस पे क्रॉस कर देता है। क्रॉस का मतलब यहाँ पे आपको रनिंग नहीं करना है, देखो क्रॉस बना है, क्रॉस का मतलब यहाँ पे आपको रनिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आपको डेंजर का सिंबल है, कोई खतरा है यहाँ पर। खतरे का जहाँ पे निशान होता है वो त्रिभुजाकार आकार में होता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास सूचनात्मक, इंफॉर्मेशन, ये दे रहा है आपको इंफॉर्मेशन। ये क्या बता रहा है, बोलता है आगे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में होता है ना प्लस का निशान होता है, उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, ग्रीन होता है। ये आप जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना आपको सब पता चल जाएगा। इसका बैकग्राउंड हो सकता है कैसा होता है, वाइट होता है, और हमारे पास जो हमारे पास ब्लू होता है, नीला होता है। उसके बाद जो हमारे पास वार्निंग सिंबल होते हैं उनका कैसा होता है, येलो होता है, दिख भी रहा है आपको। उसके बाद जो हमारे पास सूचनात्मक होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनका बैकग्राउंड हमेशा ग्रीन होगा। हम इनको बैकग्राउंड से पहचानते हैं कि बैकग्राउंड से ये पता चल जाता है कि हम किस सिंबल की बात कर रहे हैं। वो आप रोड में जाते हो, सिंबल बने होते हैं, उन सिंबल से आपको ये पता चल जाता है क्रॉसिंग कहाँ पर है, पता चलता है कि
कभी भी आप देखते हो वहाँ पे क्रॉसिंग बना होता है, क्रॉसिंग का मतलब आगे रास्ता नहीं होगा, आगे क्रॉस कर दिया हमने। कहीं पे आपको तीर का निशान दिख रहा है तो इसका मतलब आगे को जाना है, हमारा रास्ता आगे चल रहा है, ठीक है। इनको कंपनी के अंदर कहीं पे भी जाते हो, वर्कशॉप में आप पहला चैप्टर खोलोगे, सबसे पहले आपको सेफ्टी सिंबल मिलते हैं, ये सिंबलों को बिल्कुल रट लेना। पेपर में पक्का पूछेगा, या तो पूछेगा इंफॉर्मेशन सिंबल जो होता है उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, या पूछेगा वार्निंग सिंबल का बैकग्राउंड कैसा होता है। अभी मैं आपसे पूछूंगा आपसे, ठीक है ना, आप ध्यान रखना इनका। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, वाइट होता है। कौन सा चिन्ह है, निषेधात्मक, नहीं करना है जो कार्य, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा चिन्ह कौन सा है, मैंडेटरी, जो करना है, अनिवार्य है। इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। इसके बाद वार्निंग की बात करें, ये किस आकार का बना होता है, के आकार का बना होता है। बैकग्राउंड जो होता है कैसा होता है, येलो होता है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है उसका बैकग्राउंड होता है, आप देखोगे ये तो सबको पता है। आग क्या पता है ना, पता है, कोई बता नहीं पाएगा। कोई बताएगा खड़ा हो गया कि आग किसे बोलते हैं। आग जो होता है, अब देखो आग कहीं पे हमारे पास वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, सेफ्टी पड़ा, सेफ्टी में कोई हमने चूक कर दिया तो वहां पे क्या लग गई, आग लग गई। अब हमने आग के बारे में पढ़ना है। आग में बोला जाता है, आग जब होती है, आग लगने के लिए हमको तीन चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 हीट, नंबर 3 ऑक्सीजन। हमारे पास ये तीन चीजों होंगी तभी हमारी वर्कशॉप के अंदर या कहीं पर भी आग लग सकती है, वरना आग नहीं लग सकती है। आप सपोज करो फ्यूल भी है आपके पास, आपके पास हीट भी है, आपके पास ऑक्सीजन भी है, ये तीनों को आप अलग अलग जगह पे रख दो तो आपकी आग लगना संभव नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति क्या होता है, माचिस जैसे ही जलाता है, वो सिगरेट को जलाने की कोशिश करता है तो उससे उसकी सिगरेट जल जाती है। आपने देखा है क्यों जलती है, इसको पर्याप्त मात्रा में, ऐसा नहीं है उसी माचिस की तिल्ली से मैं इसको इस मार्कर को जलाना चाहता हूँ तो ये जल सकता है, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, सब कुछ रहा है, इसको फ्यूल भी मिल रहा है। फ्यूल का मतलब होता है लकड़ी। फ्यूल के अंदर 4 टाइप के आते हैं, आगे बताऊंगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास और डी। इन 4 तरह के आपको अपने पढ़ना है। आज सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल जो होता है, जैसे आपने देखा है, हमने माचिस को, आवाज नहीं गई, कोई भी हमने माचिस को जलाया, माचिस को हमने ऑन किया, जलाया, उसको सिगरेट को जलाने की कोशिश करते हैं तो सिगरेट को जितनी हीट की जरूरत है उतना हमारी माचिस की तिल्ली दे रही है उसको। समझो एक बात, जितना सिगरेट को हीट की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है यहाँ पर, ऑक्सीजन मिल गई इसको। फ्यूल मतलब ये है, कागज है, ये तो जलेगा ही जलेगा। अब उसको क्या चाहिए, हीट। हीट इतनी देनी है जिससे वो जल जाए, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब कि माचिस की तिल्ली में इतनी पावर है, इतनी हीट है, वो सिगरेट को जला सकता है। आप उसको छोड़ दो। आप मुझे ये बताओ, घर में गैस चूल्हा सभी के पास होता है, सभी के पास होता है। लाइटर होता है, लाइटर से जब आप उसको जलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन तो होता ही होता है। अब उसको क्या चाहिए हमको, हमारे पास ऑक्सीजन है, वहाँ पर हमारे पास फ्यूल भी है। फ्यूल का काम वहाँ पे कौन कर रहा है, सिलेंडर कर रहा है। जो सिलेंडर में हमारे पास एलपीजी गैस भरी हुई है वो काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है, वो काम कर रहा है। चाहिए क्या आपको, हीट। अब जो गैस, जो हमारे पास चूल्हा है, चूल्हे को जो लाइटर है हमारे पास, लाइटर में कितनी हीट चाहिए, वो गैस को जितनी हीट चाहिए उतना लाइटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उस लाइटर से मैं लकड़ी को जला सकता हूँ, नहीं जला सकता हूँ। इसका मतलब हमको हीट तीनों का कंबाइंड चाहिए। हम कोई भी चीज को चलाएं, आग जलाएं, तो आग के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। नंबर 1 फ्यूल, फ्यूल का मतलब सुनना आ गया ना, लकड़ी। जैसे फ्यूल 4 टाइप के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ठीक है। 4 टाइप के फ्यूल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लकड़ी मान लिया, क्लास ए के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसमें हीट कितनी चाहिए वो हमको एक ऑप्शन बता, मतलब एक आग बता देगी कि कितनी हमको। अब मैं यहाँ पे आग जला दूँ, यहाँ पे मैं कोई फ्यूल रख दूँ, लकड़ी रख दूँ, वहाँ पे ऑक्सीजन है ही पूरे कमरे में, तो आग लग सकती है, नहीं लगेगी। आग के लिए जैसे शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, पावक, गगन, शमीरा, होते हैं कि नहीं होते हैं। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है। इन 5 तत्वों में से एक चीज भी हमारे पास विष हो जाए ना, तो हमारा जीना असंभव है। सांस बंद होगी हम ले सकते हैं, पृथ्वी नहीं होगी हम चल सकते हैं, आकाश नहीं होगा हमको दिखाई देगा कुछ नहीं दिखाई। इसलिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है एक शरीर का निर्माण करने के लिए, ठीक है कि नहीं है।
वैसे ही इसमें 3 चीजों की जरूरत होती है। हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, हीट होनी चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। 3 चीजों हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, एक जगह मिल गए हैं तो आग लग जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही डायग्राम बताया गया है। फ्यूल का मतलब समझ में आ गया आपको। फ्यूल मतलब कोई भी हमारे पास लकड़ी हो, पेट्रोल लिक्विड हो, वो हो गया। हीट मतलब टेम्परेचर हो गया। ऑक्सीजन हो गया हमारे पास जो ऑक्सीजन चल रहा है। ठीक है, अब देखो हम आग की डेफिनेशन याद कर लेना भाई, वैसे तो आपको पता चल गया होगा। देखो इसमें लिखा दिया है, आग एक ऐसा रासायनिक शास्त्र है जिसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। समझ आया? आज के बाद कोई पूछे आपको आग किसे बोलते हैं, तो आपने बोलना है आग एक ऐसा रासायनिक क्रिया है, ऐसा रासायनिक शास्त्र है जिसके द्वारा 3 चीजों की, जिसके लिए हमको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई बताएगा रासायनिक शास्त्र क्या होता है, रासायनिक होता क्या है? केमिकल क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिशियन वालों को बता रखा है। केमिकल होता है, जैसे हम बोलते हैं ना केमिकल, केमिकल का मतलब होता है, केमिकल मतलब रासायनिक शास्त्र की हम डेफिनेशन दें तो रासायनिक का मतलब होता है जो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे दूध का दही बनना, दूध ने क्या किया, अपने प्रॉपर्टीज को चेंज किया, क्या बना दिया, दही। अपने में लॉस किया उसने, अपना लॉस करके आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया, भैया तू अब बन जा, तो अपनी प्रॉपर्टीज बना लिया उसने। तो यही रासायनिक होता है। रासायनिक का मतलब होता है केमिकल। केमिकल मतलब किसी के ऊपर जो चीज है, जैसे हमने देखा है बैटरी होती है हमारे पास, बैटरी के अंदर क्या होता है, H2SO4 भरा होता है। इन्वर्टर सभी के घर में लगा होता है। इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगी होती है, बैटरी में क्या होता है, H2SO4 भरा जाता है, जिसको हम तेजाब बोलते हैं, हिंदी में अपनी भाषा में बोलते हैं तेजाब बोलते हैं। वो क्या करता है, रासायनिक शास्त्र है, वो रासायनिक है। रासायनिक मतलब वो अपनी क्रिया को लेकर के हमको क्या दे रहा है, विद्युत दे रहा है, सप्लाई दे रहा है, वो उसी को अपना गुण मतलब चेंज कर रहा है। वही यहाँ पे बोला गया है, जो आग की हम डेफिनेशन बोले हैं, तो आग एक ऐसा रासायनिक शास्त्र होता है जो क्या करता है, 3 चीजों की आवश्यकता होने पर हमारी आग लग सकती है। देखो इसमें 3 चीजें दिखा रखी हैं, क्यों लकड़ी दिख रही है आपको, उसके बाद इग्निशन मतलब एक हीट दे रखी है, उसके बाद हमको क्या देखा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो होगा इसमें, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। आप देखो आगे बात करते हैं भाई। आग जो है 3 चीजों के द्वारा लगती है। नंबर 1 गर्मी का स्रोत मतलब हीट होगी तभी आग लगेगी। नंबर 2 क्या चाहिए, शाबाश, क्या चाहिए, दहन पदार्थ जो जलता हो, लिक्विड हो, चाहे वो हमारे पास क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी, कागज, कपड़ा हो, क्लास ए के अंतर्गत आता है, ठीक है, दहन पदार्थ होते हैं। नंबर 3 की ऑक्सीजन। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, नहीं आया तो मैं दोबारा कल बता दूंगा आपको, ठीक है ना। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब बात करते हैं टाइप ऑफ फायर। सबसे पहले हमने सेफ्टी पढ़ा, सेफ्टी में कोई चूक हुई तो आग लगी, तो आग लगने के बाद अब हम उसकी आग हमने पढ़ दिया कैसे लग रही है। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी, टाइप ऑफ सेफ्टी। आग कितने प्रकार की होती है। आग जो होती है मेन 4 टाइप के होते हैं, क्लास ए, क्लास ए के बाद क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। सबसे पहले बात करते हैं क्लास क्लास ए में वो आते हैं ठोस आते हैं, जो ठोस पदार्थ में आग लग जाती है, वो क्लास ए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सभी के लिए, बिल्कुल ध्यान रखना। कहीं भी इंटरव्यू में जाते हो तो आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के बारे में जरूर पूछेगा। कंप्यूटर में बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, बस आप मेरी कंपनी में ज्वाइनिंग क्यों करना चाहते हो, कोई रीजन है, कहीं किताब में लिखा है ऐसा, तो आपको अपना रीजन बताना है उसको। वो ये नहीं पूछ रहा आपके पास किताबी नॉलेज कितना है, ये नहीं पूछ रहा आपको, वो पूछ रहा है कि आपको मेरी कंपनी में क्यों आना चाह रहे हो, उसका रीजन है आपके पास। रीजन जो है तभी तो गए हो तुम वहाँ, तो जो रीजन है वो बताओ उसको। वही चीज यहाँ पे है। क्लास ए के अंतर्गत बताया गया है ठोस पदार्थ में लगने वाली आग जो होती है वो क्लास ए के अंतर्गत आती है, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि। देखो जैसे डायग्राम में पूजन, एक पेड़ है, जंगल है, जंगल में आग लग गई है, किसके अंतर्गत आया, ठोस, क्योंकि लकड़ी क्या है, ठोस है, तो ठोस में आग लगी है तो क्लास ए के अंतर्गत आएगा। पूजन के बाद पेपर, देखो पेपर में आग लग गई है। नंबर 3 बात करते हैं, कोई मतलब कि कोई कपड़े में आग लग गई है। इन तीनों में जब आग लगती है तो एक क्लास ए के अंतर्गत आता है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ठोस होते हैं। कपड़ा क्या है, ठोस है हमारे पास जो, और पेपर जो है वो भी ठोस है। तो इसलिए जब अब ऐसा बता तो आप तुम लोग सब लोहे में क्यों लगती है, लोहे में जब वो किसमें आएगा, तो मेटल में आ गया है। मैं केवल ठोस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। हम आग लगा सकते हैं उसमें भी, तो वो किसमें आ गया है, तो मेटल में आ गया है, मेटल है वो। यहाँ पे मेटल की हमने ठोस की बात की है,
तो आपको सिंपल भाषा में बता दूं मैं, क्लास ए उसे बोलते हैं जिसमें ठोस आते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि आता है। ठीक है, अब इसको बुझाएंगे कैसे भाई? आग लग गई, अब वर्कशॉप के अंदर आग लग गई है, कहीं पर भी आपकी आग लग गया, उसको बुझाने का तरीका तो मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो अब इसमें देखते हैं आगे। देखो क्लास ए के अंतर्गत क्या आते हैं? बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार की जाती है, पानी का यूज किया जाता है क्लास ए के लिए। ध्यान रखना भाई, पानी का जो यूज किया जाता है वो तेज जो होती है, आपने देखा होगा, ये होते हैं हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्र। दिख रहा है आपको? या आप कोई अपनी वर्कशॉप के अंदर जाओगे या किसी कंपनी के अंदर जाते हो, या फिर आप एक टेम्पो में भी बैठते हो ना, सीएनजी वाले में, उसमें भी 1 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है। क्यों रखा गया है? क्योंकि उससे आग बुझा करें, क्योंकि आग शॉर्ट हो गया है, क्योंकि सीएनजी में आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को, या फिर आपको स्कूल बसों में मिलेगा, जो स्कूल की बसें होती है उनमें भी आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इससे ये सुनना आ गया, क्लास ए ठोस में जब आग लग जाती है, क्लास ए के अंतर्गत क्या क्या इक्विपमेंट आता है? लकड़ी, कागज, कपड़ा आता है, उसको बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं शीतल जल, मतलब कि इसके अंदर ये वाटर है, इसके अंदर पानी भरा गया है, या फिर हम पाइप से भी हम इस आग को बुझा सकते हैं, या फिर हम हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, इससे भी हम बुझा सकते हैं क्लास ए के अंदर। अब देखो ये क्लास बी, देखो क्लास बी में आते हैं ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब होता है, जैसे हमारे पास ज्वलनशील द्रव लिक्विड होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये क्या होते हैं? हमारे पास लिक्विड होते हैं। अब तुम कहोगे सर पानी भी तो लिक्विड होता है, मैं बोल रहा हूँ ज्वलनशील पदार्थ है। पानी जो होता है ज्वलनशील के अंतर्गत नहीं आता है। ज्वलनशील पदार्थ जो जलते हैं, पानी जलता है क्या? नहीं जलता है। तो इसलिए लिक्विड है, मैं मानता हूँ लिक्विड है, द्रव है वो, पर वो जलता नहीं है। तो इसलिए इसमें बोला गया है मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, आग बुझाने के लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं? बॉन टाइप एक्सटिंग्विशर, मतलब ड्राई पाउडर। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, क्लास बी को बुझाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ड्राई पाउडर एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाए जाते हैं। ये 2 यंत्र हैं जिससे हम आग बुझा सकते हैं क्लास बी की। कौन कौन सा? एक को ड्राई पाउडर बोलते हैं हम, दूसरे को बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ध्यान रखना, बिल्कुल रट लेना इसको। अब देखो कैसे, अब देखो नोट्स लिखा है, नोट्स में लिख दिया गया है इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई ऐसा क्यों? ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि पानी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। जब पेट्रोल या डीजल में आग लग जाती है, तो हम कहीं पे अपने पेट्रोल गिर गया है, आग लग गई है, वो जमीन पे तो हल्की आग जलेगी। जब उसमें आप पानी डाल दोगे, पानी का द्रव्यमान क्या होता है? भारी होता है। तो पानी का द्रव्यमान, पानी नीचे चले जाएगा जमीन में, वो आग को बोलेगा जब और जलते, जितना जलना है जल। मैं देख लूंगा पीछे से, कोई सपोर्ट देता है ना पीछे से, बोलता है तू चोरी कर, मैं देखूंगा क्या कौन क्या होता है। वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पे बोला गया है जब आप पेट्रोल डीजल में आग लगाते हैं तो पानी नीचे बैठ जाता है। जब पानी नीचे बैठ गया तो ऊपर को उसको क्या करता है? आग भड़काने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपको क्लास बी के अंतर्गत पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे पानी तो एक ऐसी चीज है, वो सबको तहस नहस कर सकती है, सब कुछ बुझा सकती है, पर एक सीमित मात्रा में। इतना पानी लाएगा कहाँ से वहाँ पे कंपनी के अंदर? ठीक है कि नहीं है? अब 1 लीटर पानी है, उसके लिए हमको 50-500 लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है, तो इससे अच्छा तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं, वहाँ पर होम टैग का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए पानी को तो हम, आपको पता ही है पानी को कोई साफ नहीं कर सकता है, जिसको करेगा पानी साफ करेगा। तो इसलिए पानी को तो कोई साफ करने की कोई दवाई नहीं है, जो करेगा पानी को साफ करेगा। ठीक है कि नहीं? पानी से साफ करेगा। तो इसलिए पानी का यूज नहीं करना। देखो यहाँ पे लिखा है ये है CO2। ये देखो आपने कहीं CNG मशीनों पे, जो हमारे पास CNG गाड़ी होती है उन पे लिखा होता है CO2 होता है हमारे पास। क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लास बी के अंदर देखो, क्लास ए के अंतर्गत कागज, कपड़ा, लकड़ी होती है, जिसको बुझाने के लिए पानी का यूज किया जाता है। क्लास बी के अंदर लिक्विड आते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक हो गया, मिट्टी का तेल, उसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, क्या बस थोड़ा बचा है, नींद आ रही है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जिंदगी में बहुत काम आएगा, देखना। क्लास सी के अंतर्गत थोड़ा हंस भी लिया करो, ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसे सो के इधर ही आ गए। ठीक है, हंस भी लिया करो। देखो अब क्लास सी के अंतर्गत बात करते हैं। अब आइए क्लास सी में क्या होता है। क्लास सी के अंतर्गत आते हैं हमारे पास गैसीय,
जैसे एलपीजी गैस होती है हमारे पास। ध्यान रखना भाई, क्लास सी के अंतर्गत गैसें आती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सिलेंडर आग में भरी एलपीजी गैस आग में लगी आग को बुझाने के लिए विस्फोटक होने की संभावना रहती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाला पाउडर यूज किया जाता है, मतलब ड्राई पाउडर, शुष्क चूर्ण बोलता है ड्राई पाउडर। अब देखो एलपीजी की फुल फॉर्म तो सभी को पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सबको पता है ना? दोबारा बोलूंगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सबको पता है। जिसको पता नहीं था दोबारा याद कर लेना, पेपर में आता है एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता चल गया किसके अंतर्गत आता है, क्लास सी के अंतर्गत। किस यंत्र के द्वारा बुझाया जाता है, वो होता है शुष्क चूर्ण ड्राई पाउडर। क्योंकि आप जो हमारे पास सिलेंडर होते हैं, जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें जो होता है गैस भरी होती है कंप्रेसर करके। ये तो देखा आपने, हम गैस को एक लिक्विड के रूप में, उसके अंदर द्रव्य के रूप में मिलता है। हम कभी गैस सिलेंडर भरते हैं, उसके अंदर द्रव्य के रूप में होता है, पर हमको देता किसमें है, वो गैसीय रूप में मिलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर उसको हम द्रव्य रूप में प्रेशर के द्वारा न डालें, हम वैसे डालने की कोशिश करें तो 14 लीटर का सिलेंडर है हमारे पास, गैस सिलेंडर है, उसमें 2 किलो आ पाएगा बस। क्यों? क्योंकि उसकी गैस की मात्रा ज्यादा रखी है, लिक्विड की मात्रा बहुत ज्यादा, इसलिए उसको प्रेशर करके डाल दिया जाता है, दबा करके। जब प्रेशर करके डालते हैं तो छोटा भी इक्विपमेंट में उससे कहीं अधिक गैस आ सकती है। नहीं तो उसका वेट कितना है, एक सिलेंडर का, खाली सिलेंडर का वेट देखोगे 14 किलो, 14 किलो 15 किलो, उसमें गैस भी कितनी आ जाती है, 14 किलो 15 किलो लगभग गैस भी आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? 14 किलो। सिलेंडर देखो, और ये बड़े बड़े टैंकर होते हैं, ये गोली क्यों बनाई जाती है? ये अभी बताता हूँ आपको, ठीक है? पहले ये सवाल चेक करो, सही पूछा आपने, सवाल सही है मतलब। देखो आप देखो क्लास डी के अंतर्गत क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास डी के अंतर्गत आते हैं जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत धात्विक वस्तु में। अब आ गया धातु, जैसे हमारे पास कोई कॉपर में आग लगी है, धात्विक है, आयरन में लग गया है, धात्विक है, तो लिखा गया है क्लास डी बिजली के तारों में उपकरण। बिजली के तारों में जब आग लग जाती है उसके लिए हमको क्लास डी के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें लिखा गया है किस यंत्र के द्वारा बुझाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त शुष्क रेत, आपने देखा कंपनी के अंदर जाते हो बाल्टियों में रेत भरा होता है, देखा है? तो रेत क्यों डाला जाता है? क्योंकि रेत जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होने के मतलब जिसमें विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फॉरवर्ड नहीं हो सकती है, वो आगे नहीं जा सकती है, इसलिए उसको रोकने के लिए रेत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहले तो हमको रेत को हमको बाद में जब ऑप्शन आता है तब लगाना है, नहीं तो रेत का तो बाद में चांस है। सबसे पहले आपको CO2 और CTC का यूज किया जाता है। किसके लिए? अभी तक के किसी के समझ में 2% भी समझ में नहीं आया है। अब आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ, चार्ट में क्या होता है। देखो क्लास सी के अंतर्गत पहले ये देख लो, क्लास डी के अंतर्गत इसमें ABC लिखा होगा, देखना यहाँ पे पीछे भी लगा होगा, कभी गौर से इसको देखना। आपका इसका प्रैक्टिकल ग्राम का जो ऊपर तो सभी प्रैक्टिकल ग्राम को आप इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें लिखा है ABC, मतलब कि ये ABC क्लास A, क्लास B, क्लास C तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब मल्टीपर्पज है। जहाँ पे ABC लिखा होगा तो इसका मतलब समझ जाना है आपने कि क्लास A आग लकड़ी में लग जाएगी तब भी हम इससे बुझा सकते हैं। क्लास B पेट्रोलियम, हमारे पास गैस में आग लग जाती है, उसके लिए भी गैस में आग लग गई है हमारे पास लिक्विड में, उसके लिए भी हम इसको बुझा सकते हैं। इसलिए मल्टीपर्पज है, ABC तीनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ये है चार्ट, इस चार्ट से आपको समझ आ रहा है, आप इसको छोड़ दो, ये हमारे लाइक नहीं है, हम केवल ABC और D चारों को लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा होगा क्लास A, दिख रहा है? yes, क्लास A में लिखा गया है वाटर, मतलब कि पानी से हम बुझा सकते हैं, तो राइट बुझा सकते हैं। अब देखो हमारे पास ये उपलब्ध नहीं है, माना सपोज करो पानी उपलब्ध नहीं है, तो हम क्लास B के द्वारा बुझा सकते हैं उसको। किसके द्वारा? हमारे पास फॉर्म था, जो हमारे पास क्या था, पाउडर था केमिकल, उससे भी बुझा सकते हैं। और हमारे पास तीसरा क्या था? तीसरा हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं CO2, उससे भी हम बुझा सकते हैं। पर इससे CTC जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उससे नहीं बुझाएंगे।
ठीक है ना। अब दूसरे में चार्ट में देखो, दूसरे चार्ट में बताया गया है क्लास बी। क्लास बी से हम पानी से बुझा सकते हैं? देखो आ गया ना समझ में। इसमें हम पानी के द्वारा नहीं बुझा सकते हैं, किससे बुझा सकते हैं हम? ए बी से बुझा सकते हैं और सी से बुझा सकते हैं, डी से बुझा सकते हैं। मतलब ए बी सी है वो मल्टीपर्पज, मतलब हम इसके लिए ए को छोड़ करके बी और सी दोनों से यूज कर सकते हैं। नंबर तीसरे की बात करें, नंबर तीसरे में जो होता है क्लास सी होता है। क्लास सी में ना तो हमको पानी का यूज करना है, ना ही हमको CO2 का यूज करना है। किसका यूज करना है? प्रॉपर CTC का यूज करना होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करना होता है। ठीक है, चार्ट के माध्यम से समझ लो। क्लास डी के अंदर देखो बिजली का दिया गया है 100, मतलब कि यहाँ पे विद्युत का संपर्क बनाया गया है 100, मतलब कि उसके लिए यहाँ पे हमको पानी यूज करना है, ना हमने CO2 यूज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि हमको यहाँ पे CTC यूज करना है। CTC मतलब बी और सी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बी और सी को यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये समझ आ गया ना इतना? आज के लिए इतनी वीडियो थी।